हाय स्टूडेंट्स, क्या हम अगर ऑक्सीजन जो है वो बाहर से इनहेल करते हैं तो क्या बाहर मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाती है और कोई गैस नहीं जाती? जैसे नाइट्रोजन 78% है तो क्या वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं जाती? ये सवाल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होती तो हमारी बॉडी का क्या होता। और इसके अलावा हम और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि अगर सिर्फ खाना खा लेने से ही आपको एनर्जी आ जाती है, इसके अलावा भी क्या कोई प्रोसेस रिक्वायर्ड रहता है जिसकी वजह से जो है हम लोग एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या कोई फर्क होता भी है या नहीं? सो वेलकम, माई सेल्फ भूपिंदर सिंह। Today I am going to discuss a new subunit, that is respiration in animals, breathing and exchange of gases. So let's start. That is, what is respiration? The word respiration is termed by Dutroux in 1824. रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पायर करना क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में ही हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, जब आप सिर्फ क्या ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं या सेम हैं? ठीक है, जो ब्रीदिंग है वो जस्ट इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर है। ठीक है, और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग हो गया वेंटिलेशन, पुल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम टिश्यूज के लेवल पे, ब्लड के लेवल पे जाके बात नहीं करते हैं कि रेस्पिरेशन की ब्रीदिंग में ऐसा हो रहा है। वो प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन का होगा, फूड स्टेप्स ऑक्सीडाइज होंगे, वो ब्रीदिंग के प्रोसेस में होंगे। चलिए हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, इट्स अ कैटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। इसके कंपैरिजन में अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो वो मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहां हमारी ये मसल्स और रिब्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, जहां कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस, कैटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या है? वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो फूड हो सकता है जिससे आप एनर्जी गेन करें, या इन शॉर्ट कहें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ जहां हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज विद वेरियस एंजाइम्स, ढेर सारे एंजाइम्स के साथ वो ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ gases that results into energy, and that very energy is utilized for various metabolic processes. तो हम ये कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी जनरेट होती है। अब वो एनर्जी जनरेट किस वजह से होती है? क्या वो किसी गैस की वजह से हो रही है या कैसे हो रही है, उसको आगे देखते हैं। उससे पहले भी एक और चीज है कि रेस्पिरेशन, वाई रेस्पिरेशन, नीड ऑफ रेस्पिरेशन, जरूरत क्या है रेस्पिरेशन की? तो दूसरा सवाल जो मैंने पूछा था, क्या खाना खाने से आपको एनर्जी आ गई, उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं कि हम सिर्फ अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही सर्वाइव करते, रेस्पिरेशन ना करते, तो हमारा जो है वो एनर्जी दैट इज जनरेट करने का प्रोसेस जो है वो रन नहीं करता। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहां देख लीजिए, मैं मान लीजिए ये आपने फूड लिया, फूड मोनोमेरिक यूनिट में पहुंच गया, कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये यहां से ब्लड के थ्रू आपके चला गया लीवर में। मान लीजिए लीवर इसको फाइनल करता है, वापस ब्लड में भेजता है। ठीक है, ये ब्लड में चला गया या वहां से मसल्स में आ गया, इसको एक तरफ रहने देते हैं। वही जो फूड जिसको हम कह रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी मोनोमेरिक यूनिट्स बनी है, मोनोमेरिक यूनिट्स मतलब सबसे छोटी यूनिट, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट के केस में, और अमाइनो एसिड्स इन केस ऑफ प्रोटीन्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इन केस ऑफ फैट्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मोनोमेरिक यूनिट है, मान लीजिए हमने ग्लूकोज ही लिया था, ब्रेकडाउन होके, एक एग्जांपल ले लें। अब ये क्या ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके फिंगर लाइपोसक्शन के थ्रू, लीवर के थ्रू आपके ब्लड में आ गया है या मसल में पहुंच गया है, मान लीजिए, तो क्या आपको एनर्जी मिल रही है? नहीं। देखिए ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और इसके बाहर सर्कुलेटरी सिस्टम में ग्लूकोज पहुंच गया है, तो ग्लूकोज के सिर्फ यहां से अंदर मान लीजिए डिफ्यूज करके सेल के अंदर चला गया,
या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर चला गया, तो क्या सेल के अंदर पहुंचने से एनर्जी मिल गई? इसका आंसर वैसा ही होगा जैसे मैं आपके घर में जाता हूं और आप क्या करते हैं, अपना गैस जो है वो ऑन करते हैं, सॉरी, आप चाय बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ एक फ्राई पैन लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं और शुगर डालते हैं और उसको गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं। 15 मिनट मेरे बाद गप्पे मारने के बाद जब आप दोबारा जाते हैं चाय देखने के लिए, तो आपको पता चला कि चाय तो बनी ही नहीं, क्योंकि आपने गैस जो है वो ऑन नहीं करा था। वही बात यहाँ पे भी है, जब तक बाहर से गैस नहीं होगी, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यही ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन करेगी फूड स्टॉक की। तो स्टूडेंट्स में बात कर रहा था कि जैसे हमने फूड लिया है तो वो फूड ब्रेकडाउन होगा, जब तक वो फूड अंदर जाके सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ खाना खा लेने से आपको जो है एनर्जी नहीं मिलेगी, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही इनफ नहीं है आपको एनर्जी जो है वो देने के लिए, उसके लिए जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तभी जाके फूड आपका जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन करेगा। तो नेक्स्ट इससे आगे था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, हमने डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रेस्पिरेशन है, जहाँ पे सिर्फ हम कह रहे हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग। तो ये पार्ट है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का। अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा ब्रीदिंग ये मैकेनिकल प्रोसेस है, क्या ब्रीदिंग, और आप रेस्पिरेशन देखेंगे ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस क्यों है, यहाँ लंग्स सॉरी रिब्स एंड जो इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह जो हैं वो यूज हो रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स यूज हो रहे हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच के वापस आ गई, ठीक है, दैट इज ब्रीदिंग। और अगर वहीं के एल्वोलाई से वो लंग्स के एल्वोलाई से ब्लड तक पहुंची है तो हम कह रहे हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट, अगला स्टेप। और इससे भी आगे क्या होगा, यही जो ब्लड है जो गैसियस ट्रांसपोर्ट वाला, यही ब्लड आगे जाके टिश्यूज तक पहुंचेगा, टिश्यू या सेल्स तक पहुंचेगा, जिनको वो ऑक्सीजन देगा और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। और यही टिश्यू या सेल्स से जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन, वही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगी और आपको जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, दैट इज एटीपी प्रोडक्शन करेगी। तो ये स्टेप्स थे जो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम बात कर रहे थे, ब्रीदिंग, गैसेस ट्रांसपोर्ट, टिश्यू ट्रांसपोर्ट, बाद में देखेंगे एक्सटर्नल इंटरनल क्या हुआ, ठीक है, और सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन वैसे भी हमने बाद में डिटेल में पढ़ना है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जो है दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया, जब हम इसी रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, किसी गैस की प्रेजेंस में कर रहे हैं, हमने कहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल ये भी है कि बाहर हमने जो है गैसेज में क्या चुन के ऑक्सीजन को लिया है, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम क्या गैसेज में चुन के ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, नहीं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, हम बल्क में गैसेज को ले रहे हैं। उन बल्क ऑफ गैसेज में जो है हमारे जो लंग्स तक गैस पहुंचती है वो नाइट्रोजन भी पहुंचती है, बाहर उसका 78% जो है वो परसेंटेज है। तो इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन क्यों जाती है, तो ऑक्सीजन जाने का रीज़न ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हम वापस एक्सहेल कर देते हैं बाहर। इसमें हम लास्ट में एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो पर्सन डाइव करते हैं, डीप डाइवर्स हैं, उनमें नाइट्रोजन से रिलेटेड जो है वो क्या डिजीज़ होती हैं या किस तरह का जो है वो फीलिंग आती है उनको जब वो डीप डाइविंग करके बाहर निकलते हैं, किसी तरह का क्या उनको कोई खतरा रहता है। तो वापस आ जाते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन का टाइप है जिसमें ऑक्सीजन को, चाहे वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फ्री हो जैसे एयर में या डिजॉल्व फॉर्म में हो वाटर में, उसको यूज किया जाए और एनर्जी प्रोडक्शन की जाए। तो चलिए, हमने ये रिएक्शन बड़ी बार पढ़ा है, CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दैट गिव्स C6H12 वाज ग्लूकोज। तो वही ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस से एनाबॉलिक प्रोसेस से बना था, उसी ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यही इंपॉर्टेंट चीज थी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे इस प्रोसेस में, जहां पे ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगी, ठीक है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, ब्रेकडाउन करेगी। कैसे करेगी वो स्टेप्स अभी देखते हैं। तो 180 मिलीग्राम ग्लूकोज जो है आपको नियर अबाउट 686 किलो कैलोरी एनर्जी देगा, अगर तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज। तो
इसमें क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, याद रखिएगा। और ये प्रोसेस कॉमन है, ये प्रोसेस कॉमन है एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये दोनों में होता है। ये नहीं कि सिर्फ एरोबिक वाले में होता है, एनारोबिक में नहीं होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो यहाँ साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये दोनों में कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस होने के बाद फर्दर जैसे प्यूरिक एसिड वगैरह बनता है साइटोप्लाज्म में, इसके बाद फर्दर ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया, आगे तीनों चारों स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह वहां पे क्रेब्स साइकिल फर्दर रन करती है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, एट द एंड हमको ग्लूकोज 6 कार्बन मालिक्यूल फर्दर 3 बनते हैं। ये जो है हम डिस्कस करेंगे कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन में आगे कहीं, ठीक है। तो यहाँ जो है 38 एटीपी मालिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से 2 जो हैं एडीपी मालिक्यूल यहाँ यूटिलाइज हो जाते हैं, और रिजल्टेंट नेट आपको 36 एटीपी मालिक्यूल्स मिलते हैं इस प्रोसेस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। स्टार्टिंग में ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बाकी ये चारों के चारों स्टेप किस में हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों गोल्जी बॉडीज को क्यों नहीं कहा भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? हम इसलिए कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो एंजाइम्स हैं जो ये सारे प्रोसेसेस रन कर सकते हैं, किसी और ऑर्गेनेली में नहीं है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल है या होता है। तो नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी में एनिमल्स पॉसिबल नहीं है कि ये कर सकें। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं लोअर लेवल के एनिमल्स इस प्रोसेस को रन करेंगे। दिस इज विदाउट द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दोनों में एक ही चीज है भाई कॉमन, एनर्जी मिलनी चाहिए। एनर्जी ज्यादा या कम बाद की बात है, यहां बहुत हाई लेवल एनर्जी जो है प्रोडक्शन होगी और यहां बड़ी कम होगी। हम आगे देखते हैं कम कितनी कम होती है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नाम ही इंडिकेट कर रहा है एनएरोबिक, ठीक है। यहां पे फर्दर वही ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, ये ब्रेकडाउन होएगा। मैंने कहा एरोबिक एनारोबिक का, ये ग्लाइकोलिसिस का पाथ कॉमन है दोनों में, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम स्टेप्स देखते हैं 2। तो एक चीज यहां पे और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन करती है? नहीं भाई, हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करती है। देखिएगा वो कैसे आगे बात करते हैं। तो कहता है कि ये 2 इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एनर्जी तो रिलीज होती है, एक में इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है, एक में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, सर्टन जो है एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं, यीस्ट करते हैं, मसल्स में होती है, आरबीसी में होती है, प्लस उसके बाद कुछ पैरासाइट्स करते हैं, टीनिया सोनियम वगैरह, ठीक है। यीस्ट में बात करें अगर हम, तो वही ग्लूकोज 6 एंजाइमेटिक रिएक्शन में वही 2 पैरुविक मॉलिक्यूल्स जो है वो पैरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएगी। तो रिजल्टेंट क्या निकला, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से यहां थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है, इथाइल अल्कोहल, और साथ में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब डिफरेंस देखिएगा, यहां एनर्जी कितनी थी 686, यहां कितनी है 59, 59। बहुत बड़ा डिफरेंस है एनर्जी प्रोडक्शन को लेके। इसी तरह मसल्स में या आरबीसी में जहां पे इथाइल अल्कोहल नहीं प्रोडक्शन होती, वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, CH3 CHOH COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पे वही 2 पैरुविक मॉलिक्यूल्स। एनर्जी देखिए यहां पे 59 थी, यहां 36 कहां, 59 कहां, और 686 कहां। 180 मिलीग्राम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी, और यहां पे 36 59। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी डिफरेंस है। ये भी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आ गया, दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन का लेवल यहाँ हाई है और यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन का लेवल कम है। अब मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूं कि जब हम बात करते हैं मसल्स की, तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में कब बना भाई, ये एक सवाल है। लैक्टिक एसिड जो ये था इथाइल फर्मेंटेशन, और ये लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन। हमारे केस में क्या है, जब हम नॉर्मल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब नहीं। जब हम विग्रेस एक्सरसाइज करेंगे, मान लीजिए हमने 200 मीटर की दौड़ लगा दी, तो ऐसा होगा हमारे मसल्स उस टाइम बिल्कुल हम गिरने वाले हो जाते हैं,
तो ऐसा क्यों है? कहता है कि जब हम क्विक काम करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो उस प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन को उतने टाइम पीरियड में हमें मिल नहीं पाती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और यही लैक्टिक एसिड्स की वजह से आपके मसल्स फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, दैट इज ऑक्सीजन डेबिट। ठीक है, अब सवाल ये है कि लैक्टिक एसिड तो बन गया भाई, हम थक भी गए, अब ये लैक्टिक एसिड दोबारा से जो है वो कुछ टाइम बैठते हैं तो वापस कैसे हम एनर्जाइज हो जाते हैं, उसको समझने के लिए चलिएगा। यही लैक्टिक एसिड क्या होता है, 1/3 लैक्टिक एसिड, 1/3 जो है ये लीवर में आता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बाकी इसका जो है 4/5 जो पार्ट है, सॉरी 1/5 पार्ट जो है वो क्या करता है, वो फर्दर जो है ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, लीवर में ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है। यही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, यही ग्लूकोज दोबारा जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस साइकिल को हम बोलते हैं कोरीज साइकिल। कोरी साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1947 में जो है क्या अवार्ड लिया था, इन लोगों ने अवार्ड लिया था, दैट इज नोबेल प्राइज विन करा था, जिन्होंने ये साइकिल दी थी कि लैक्टिक एसिड बॉडी में वापस कैसे जो है वो नॉर्मलाइज होता है, बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है दोबारा वापस ग्लाइकोजन कैसे बनाती है। सो ये बात थी किसकी, कि मसल्स में लैक्टिक एसिड का अगर प्रोडक्शन होता है तो। अब इसी के साथ जुड़ी हुई बात जो मैं करना जा रहा हूं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में देख लिया हमने, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये इसकी एब्सेंस में, इसमें जो है वो ज्यादा क्या प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन एनर्जी की ज्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही है, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म में प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों जगह पे प्रोसेस रन कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या दिया कि ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमेशा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये भी तो पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज हुई, यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, नीचे वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ही नहीं। सो ये प्रोसेस जो है हमने कहा यूकेरियोट्स में है, और ये ज्यादातर जो है ये छोटे एनिमल, जैसे मैंने आपको बात की बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह मसल्स में, आरबीसीज में। ठीक है, तो आरबीसी में भी बात कर रहा था कि आरबीसी में जो है, क्योंकि वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है, उसमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस होता तो आरबीसी अपने ही किचन और अपना डायरेक्टर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कहते हैं, अपने ही प्रोसेसेस रन करना शुरू कर देता है, और जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है उसके बीच में हेमोग्लोबिन रखी गई है। मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, इनिशियल स्टेजेस में न्यूक्लियस होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, तो उसमें न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो जाता है, वहाँ हेमोग्लोबिन 280 मिलियन मॉलिक्यूल जो है हेमोग्लोबिन के वहाँ रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम ये सांस लेते हैं तो शायद उस सांस को हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचने में कितना बड़ा टाइम लग जाए। दैट्स वाई वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन हम लोगों में जो है वो क्विक प्रोसेस रन करती है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। इससे आगे हम बात कर रहे थे कि अब हमने किया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, उसका डिफरेंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह से है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि जब कोई भी एनिमल, मान लीजिए वो किसी भी एनवायरनमेंट में है, वो पानी में है तो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन ले रहा है, इसी डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जो है उसकी बॉडी के अंदर जा रही है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। कहने का मतलब कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स वहां पे नहीं है, ना तो ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब ब्लड की इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं होती, गैस एक्सचेंजेस जो है वो डायरेक्ट होते हैं। इसके अपोजिट हम देखें दूसरा इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए और ब्लड भी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम वहाँ देखते चलते हैं। यहाँ स्किन है, गिल्स हैं, लंग्स, ट्रैकिया, बुकोफ्रेंजियल लाइनिंग, बुक लंग्स, बुक गिल्स, रेस्पिरेटरी साइफॉन्स, स्टिनेडिया, पुल्मोनरी सैक, पैरापोडिया, ट्यूब फीट। तो डिफरेंट एनिमल जो हैं डिफरेंट, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है भाई, एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, तो एक तरह से सारे तो कर नहीं सकते हैं। तो स्किन से जो कर रहे हैं उनको उस तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, जो मोलस्क कर पा रहे हैं, सॉरी एनालिड्स कर पा रहे हैं और फ्रॉग कर पा रहा है।
फ्रॉग तो 3-4 तरीके से करता है, क्योंकि वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों पीरियड से गुजरता है। वो लंग से भी करता है, गिल से भी करता है, स्किन से भी करता है, लेकिन हाइबरनेटिंग पीरियड्स में वो स्किन का यूज करता है। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू की रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो फिशेज में हो रही है। लंग्स के थ्रू जैसे हम कर रहे हैं तो वो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन है। ट्रैकिया के थ्रू जो है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाती है, जैसे हम आर्थ्रोपोड्स में बात करते हैं, कहीं इंसेक्टा क्लास की। बुकोफ्रिंजियल लाइनिंग में जैसे फ्रॉग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बुक लंग्स जो है हमने कहा स्कॉर्पियन हो गया, या आपका स्पाइडर जो है इस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। ये आर्थ्रोपोडा में जो है एरेक्निडा क्लास में आते हैं। ठीक है, बुक गिल्स के थ्रू जो है वो लिमुलस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह रेस्पिरेटरी साइफोन में आपने लार्वा देखा होगा, किसका? लार्वा ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, वो साइफन बनाता है, पानी से इस तरह अटैच रहता है वो साइफन, और लार्वा नीचे की तरफ रहता है। तो इस तरह से जो है वो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस ये भी है। इसके अलावा जो है जैसे कुछ मोलस्क्स में स्टिनेडिया के थ्रू होता है, पुलनरी सैक्स के थ्रू मोलस्क्स में होता है, पैरापोडिया एनालिड्स के केस में है। इसी तरह ट्यूब फीट जो है वो इकाइनोडर्मेट्स के केस में। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो यूटिलाइज्ड होते हैं। इन दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स और भी हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया? जहां पे जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेज हो, जैसे हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, जहां पे वो जो ऑक्सीजन आपने इनटेक करी है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन अंदर ब्लड तक आई है, अब ये ब्लड से टिश्यूज में जा रही है। ठीक है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यूज और सेल्स। ठीक है, और उसके बाद वही ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है बाय एंजाइम्स। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है, यही जो ऑक्सीजन अंदर गई है फूड में ऑक्सीडेशन करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और एलिमिनेशन हो जाएगा किसका? अनवांटेड गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस हम देख चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, यहाँ होती है या नहीं होती है। ठीक है, यहाँ हमेशा एनर्जी हाई होती है, यहाँ लो प्रोड्यूस होती है। ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एग्जांपल्स नीचे हैं। अब एक बात और आ गई कि रेस्पिरेशन तो हो रही है भाई, लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए? अगर कोई एनिमल रेस्पायर कर रहा है, उसको वो रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का होना चाहिए? कहता है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है रेस्पिरेटरी एरिया के? तो सबसे पहले वो थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए ताकि इजीली डिफ्यूजन हो सके। फिर वो मॉइस्ट होना चाहिए, नमी वाला होना चाहिए, वो वेस्कुलर होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ ब्लड सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए। सरफेस एरिया उसका जो है वो लार्ज होना चाहिए, वेस्कुलर, मॉइस्ट, लार्ज सरफेस होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, और उसके अलावा वो डायरेक्ट कंटैक्ट विद एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा हम लास्ट में, क्योंकि इसके बाद हमने डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है ह्यूमन बीइंग का, तो ये छोटी चीज़ें रह जाएंगी। तो क्या हम लोग सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो हम हेमोग्लोबिन यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या एक ही तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है इस डाइवर्सिटी में, या अलग अलग तरह की भी हैं? ठीक है, और वो किस तरह की रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं? मैंने कहा अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ना रखते हों, वो एंजाइम नॉर्मल इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को 5000 गुना बढ़ा देता है हेमोग्लोबिन के साथ। मतलब हेमोग्लोबिन, मैंने कहा हेमोग्लोबिन, हमारे केस में हेमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी के अंदर है। ठीक है, बाकी मैक्सिमम एनिमल्स में वो प्लाज्मा में ही है। तो आरबीसी में एक आरबीसी की अगर बात करें 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स हेमोग्लोबिन के। तो क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि वो आरबीसी काम ये कर रहा है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है थ्रू दिस हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 3, 4, 5, 6 तरह की हैं। हेमोग्लोबिन है, हेमोसाइनिन है, हेमोरिथ्रिन है, फिर क्लोरोक्विन है। हेमोग्लोबिन हमारे केस में है, रेड कलर की है, जिसमें आयरन जो है वो मेन कंटेंट है। ठीक है, हेमोरिथ्रिन, इसमें भी आयरन है, ये एनालिड्स में जो है वो पाई जाती है। हेमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये ब्लू कलर की पिगमेंट है, और ये पाई जाती है इसमें प्रॉन्स में, स्नेल्स में, सीपिया वगैरह में। ठीक है, इसी तरह क्लोरोक्विनिन जो है ये भी आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये एनालिड्स में पाई जाती है। इसी तरह पिन्नाग्लोबिन जो है ये भी पिगमेंट है, जिसमें मैग्नीज, आयरन की जगह मैग्नीज है, ये मोलास्क्स में है। इसी तरह इकाइनोक्रोम पिगमेंट है, जिसमें फिर से आयरन है, और ये सी अर्चिन वगैरह इकाइनोडर्मेट्स में पाई जाती है। इसी तरह वेनेडियम है, जिसमें वेनेडियम जो है मेटल है। ठीक है, वेनेडियम रहता है उसमें आयरन की जगह, और ये यूरोकॉर्डेट्स में पाई जाती है। इसी तरह मोलपेडिन है, जो कि पाई जाती है आपकी इकाइनोडर्मेट्स में। अब हम बात करते हैं, ये हमारी हो गई रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं
सो स्टूडेंट्स, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया था, जिससे हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन जो है वो अंदर क्यों नहीं इतना जा रहा है। नाइट्रोजन जो है अंदर जाता है या नहीं जाता। हमने कहा नाइट्रोजन अंदर जाता है, लेकिन मैं एक केस डिस्कस कर रहा था जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि पर्सन जो है वो डीप डाइवर्स की बात कर रहे थे। अगर डीप डाइविंग कोई पर्सन करता है तो उस डीप डाइविंग में जो है जब वो वापस आता है तो किस तरह का इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी के ऊपर। वो एक डिजीज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है डिकम्प्रेशन सिकनेस, या डाइवर्स पैरालिसिस कहते हैं उसको, या उसको बेंडेंस डिजीज़ कहते हैं, या कैशंस डिजीज़ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही डाइवर मान लीजिए समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में चला गया है, यहाँ डाइवर चला गया है, तो ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो वाटर का है। जितना डेप्थ में जाएगा उतना जो है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा। इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में जो है ये नाइट्रोजन जो है वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। जैसे ही नाइट्रोजन डिज़ॉल्व होती है वैसे, लेकिन अगर वो क्विक जल्दी जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगा, डीप डाइविंग से बाहर आएगा, तो ये जो है कंप्रेशन की वजह से ये बबल्स बनाना शुरू कर देते हैं। हाई प्रेशर वाटर का क्या करता है, डिज़ॉल्व कर देता है इसको, नाइट्रोजन को ब्लड के बीच में। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या निकलता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। प्लस इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे ये बबल्स की, ये बबल्स जनरेट हो जाते हैं। ये बबल्स बड़े खतरनाक हैं, और ये बबल्स क्या करते हैं, ये कैपिलरीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। समटाइम्स जो हैं बबल्स कैपिलरीज को जो है वो ब्लॉक करते हैं। बबल के कैपिलरीज को ब्लॉक करने की वजह से जो स्ट्रोक्स है ना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स ब्रेन को जो है ब्रेन में न्यूरॉन्स को और क्या बोलते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स जो हैं इसको जो है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पर्सन जो है वो पैरालिटिक हो जाए। तो इस तरह से ये डिकम्प्रेशन सिकनेस या बेंडेंस डिजीज जो है ये नाइट्रोजन के ब्लड में मिलने से होती है, और जल्दी बाहर आने से जो है बॉडी पे इफेक्ट करती है। आई होप कि आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।